दोस्तों, साबिर रायजादा दुबई की सबसे बड़ी कंपनियों का मालिक है। आज वह दुबई से दिल्ली आता है अपने प्राइवेट जेट में। वह अपनी कंपनी में जाने के लिए भिखारियों जैसे कपड़े पहन लेता है और कंपनी में चला जाता है ये देखने के लिए कि कंपनी में उसे सम्मान दिया जाएगा या फिर धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन कंपनी में पहुंचने के बाद कंपनी की मैनेजर साहिबा ने साबिर के साथ जो किया उसे देखकर सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। और बाद में जब मैनेजर साहिबा को साबिर की असलियत पता चली तो सभी लोग दंग रह गए। आखिर ऐसा क्या राज था जो करोड़ों के मालिक को भिखारी बनना पड़ा? आइए वीडियो को शुरू से समझते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पहले ही एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाद में आप इस रोमांच से भरी वीडियो की भावनाओं में खो जाओगे और लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाओगे, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा दुख होगा। ऐसा दुख मानो हमारी 10 दिन की वीडियो बनाने की मेहनत पानी में मिल गई हो। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस कहानी की रोमांचक यात्रा। साबिर अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर हाथ में एक फाइल पकड़े हुए था। यह फाइल उसकी दिल्ली वाली ब्रांच की थी। पिछले 6 महीनों से दिल्ली ब्रांच का प्रॉफिट तो ठीक था, लेकिन कस्टमर फीडबैक लगातार गिरता जा रहा था। तभी केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। कम इन, साबिर ने अपनी भारी आवाज में कहा। अंदर दाखिल हुआ रहमान, साबिर का सबसे भरोसेमंद पीए और बचपन का दोस्त भी। रहमान के हाथ में एक टैबलेट था। सर, दिल्ली की फ्लाइट तैयार है। पायलट ने कंफर्मेशन मांग ली है। क्या हम आज शाम निकल रहे हैं? रहमान ने पूछा। साबिर ने फाइल मेज पर पटकी और कुर्सी से उठकर कांच की दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पीठ रहमान की तरफ की हुई थी। रहमान, तुम्हें क्या लगता है, दिल्ली में सब ठीक चल रहा है? साबिर ने बिना मुड़े पूछा। रहमान थोड़ा हिचकिचाया। सर, नंबर्स तो यही कहते हैं। प्रॉफिट मार्जिन 15% बढ़ा है। मुस्कान मैम और दानिश सर की रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव हैं। वो लोग कह रहे हैं कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। साबिर हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें खुशी नहीं बल्कि संदेह था। वह मुड़ा और रहमान की आंखों में देखते हुए बोला, नंबर्स झूठ बोल सकते हैं रहमान, लेकिन इंसान की नीयत नहीं। मुझे कुछ दिनों से अजीब खबरें मिल रही हैं। रिपोर्ट्स अच्छी हैं, लेकिन मार्केट में हमारी रेप्यूटेशन गिर रही है। लोग कह रहे हैं कि रायजादा ग्रुप अब वो नहीं रहा जो मेरे वालिद के समय था। रहमान ने टैबलेट नीचे किया। तो आप क्या करना चाहते हैं सर? क्या हम वहां जाकर ऑडिट करें? साबिर अपनी मेज के पास वापस आया और पानी का एक घूंट भरा। ऑडिट? नहीं रहमान, जब शेर जंगल का जायजा लेने निकलता है और दहाड़ता है तो सारे जानवर होशियार हो जाते हैं। मैं होशियार नहीं करना चाहता, मैं उनका असली चेहरा देखना चाहता हूँ। रहमान कंफ्यूज हो गया। मतलब ये कि साबिर रायजादा दिल्ली जाएगा, लेकिन साबिर रायजादा बनकर नहीं। मैं वहाँ मालिक बनकर नहीं, एक मामूली इंसान बनकर जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के वो ऊंचे पदों पर बैठे लोग जो मुझे हर महीने ऑल इज वेल की रिपोर्ट भेजते हैं, वो असल में एक आम आदमी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। रहमान घबरा गया। सर, ये बहुत रिस्की हो सकता है। आप इतने बड़े आदमी हैं, अगर किसी ने पहचान लिया तो? और आप भेष बदलेंगे? पहचान? कौन सी पहचान रहमान? साबिर ने अपने महंगे कोट के बटन खोलते हुए कहा। ये सूट, ये घड़ी, ये गाड़ियां, ये मेरी पहचान नहीं है। ये मेरी दौलत है। मेरी पहचान मेरे संस्कार है। और रही बात रिस्क की, तो रिस्क लिए बिना ही तो आज हम यहाँ दुबई में बैठे हैं। साबिर ने इंटरकॉम का बटन दबाया। पायलट से कहो हम 1 घंटे में निकल रहे हैं। और हाँ रहमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर मेरी रोल्स रॉयस नहीं चाहिए। एक सिंपल टैक्सी का इंतजाम करना। नहीं, वो भी नहीं, मैं खुद देख लूंगा। रहमान ने रोकने की कोशिश की। लेकिन सर, मुस्कान मैम, वो तो आपकी मंगेतर हैं, कम से कम उन्हें तो बता दें। साबिर का चेहरा सख्त हो गया। मुस्कान, पिताजी ने यह रिश्ता तय किया है, मैं उसकी भी असलियत जानना चाहता हूँ। शादी जिंदगी भर का सौदा है रहमान, और मैं बिना परख के सुई भी नहीं खरीदता। ये तो फिर भी जीवन साथी है। उसे खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं आ रहा हूँ। उसे बस इतना पता चले कि कंपनी में कोई नया सफाई कर्मचारी या मजदूर आ रहा है। सफाई कर्मचारी? रहमान की आंखें फटी रह गईं। हाँ, साबिर ने दृढ़ता से कहा, मैं एक गरीब लाचार इंसान बनकर जाऊंगा। मैंने एक फर्जी पहचान पत्र बनवाया है। नाम वही रहेगा, लेकिन हैसियत बदल जाएगी। देखूं तो सही, जिस कंपनी को मेरे पिता ने सेवा और सम्मान के असूलों पर खड़ा किया था, वहां आज गरीबों की क्या इज्जत है। थोड़ी देर बाद साबिर अपने प्राइवेट जेट में बैठा था। उसने अपना महंगा सूट उतारकर एक बैग में रख दिया था। उसने रहमान से कुछ पुराने और साधारण कपड़े मंगवाए थे। एक घिसी हुई शर्ट, एक पुरानी पैंट और पैरों में साधारण सी चप्पल। हवा में उड़ते हुए जहाज की खिड़की से बादलों को देखते हुए साबिर सोच रहा था, दौलत ने मुझे बहुत ऊपर उठा दिया है। शायद इतना ऊपर कि जमीन की सच्चाई दिखनी बंद हो गई है। आज मुझे वापस नीचे उतरना होगा। करीब 4 घंटे की उड़ान के बाद
उनका जेट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वीआईपी एग्जिट की जगह साबिर ने आम यात्रियों के रास्ते से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन रहमान ने उसे समझाया कि अभी बाहर निकलना सुरक्षित नहीं होगा। सर, अभी आप अपनी गाड़ी में ही चलिए, शहर में घुसने से पहले आप कपड़े बदल लीजिएगा, रहमान ने सलाह दी। साबिर मान गया। एयरपोर्ट के बाहर उसकी चमचमाती रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी थी। ड्राइवर ने सम्मान से दरवाजा खोला। साबिर पिछली सीट पर बैठा और रहमान उसके बगल में। गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगी। बाहर का नजारा दुबई से बिल्कुल अलग था। शोर, भीड़ और जिंदगी की भाग दौड़। गाड़ी रोको, साबिर ने अचानक ड्राइवर से कहा। गाड़ी एक सुनसान सड़क के किनारे रुक गई। उसने अपनी करोड़ों की घड़ी उतार कर रहमान के हाथ में रख दी। इसे संभाल कर रखना, अब से कुछ घंटों के लिए मैं सर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक जरूरतमंद इंसान हूं, साबिर ने कहा और अपने बालों को जानबूझकर थोड़ा बिखेर लिया। उसने चेहरे पर थोड़ी धूल लगा ली ताकि वो थका हुआ और मेहनतकश मजदूर लगे। रहमान की आंखों में आंसू आ गए। सर, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आप एक फोन करते तो सब लाइन पर आ जाते। साबिर मुस्कुराया, एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान। डरो मत दोस्त, कभी कभी असली सफाई करने के लिए खुद कीचड़ में उतरना पड़ता है। तुम गाड़ी लेकर होटल जाओ, मैं यहां से पैदल और फिर ऑन ऑटो लेकर कंपनी पहुंचूंगा। साबिर अपनी आलीशान रोल्स रॉयस से नीचे उतरा। सड़क की धूल उसके पैरों को छू रही थी। सामने दिल्ली का शोरगुल था। अल्लाह हाफिज, साबिर ने कहा और भीड़ की तरफ बढ़ गया। रहमान तब तक उसे देखता रहा जब तक कि वो भीड़ में ओझल नहीं हो गया। 1 अरबपति अब सड़क का एक आम आदमी बन चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसके सब्र का कितना बड़ा इम्तिहान होने वाला था। कुछ दूर चलने पर उसे सड़क किनारे एक पुराना लकड़ी का ठेला दिखाई दिया। ठेले के ऊपर एक बड़ा सा लाल कपड़ा बंधा था जो छाया दे रहा था। ठेले पर लिखा था रामदीन के मशहूर गोलगप्पे। साबिर को अपने बचपन के दिन याद आ गए जब उसके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, तब भी वो उसे कभी कभार गोलगप्पे खिलाने ले जाया करते थे। भूख और पुरानी यादों के मिश्रण ने उसके कदमों को उस ठेले की ओर मोड़ दिया। ठेले के पीछे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी खड़ा था। चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, आंखें कमजोर लग रही थीं और सफेद बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी उम्र करीब 70 के आसपास रही होगी। वह अपनी धुंधली आंखों से सड़क पर आते जाते ग्राहकों की बाट जोह रहा था। साबिर ठेले के पास पहुंचा। बाबा, एक प्लेट गोलगप्पे खिलाएंगे? साबिर ने बड़े प्यार से पूछा। उसकी आवाज में वो हुक्म नहीं था जो बोर्ड मीटिंग्स में होता था, बल्कि एक बेटे जैसी नरमी थी। बूढ़े रामदीन ने चौंक कर देखा। उसके ठेले पर दोपहर से ज्यादा ग्राहक नहीं आए थे। उसने अपनी मैली धोती से हाथ पोंछे और कांपती हुई आवाज में बोला, जी बेटा, अभी लगाता हूं। तीखा लोगे या मीठा? जैसा आपको पसंद हो वैसा खिला दीजिए, साबिर ने मुस्कुराते हुए कहा। रामदीन ने अपने कांपते हाथों से कटोरी उठाया। उसके हाथ बुढ़ापे की वजह से बहुत कांप रहे थे। वह मसाले वाले आलू भरने लगा। साबिर गौर से देख रहा था कि कैसे यह आदमी इस उम्र में भी भीख मांगने के बजाय मेहनत की रोटी कमा रहा है। यह दृश्य उसके दिल में इज्जत पैदा कर रहा था। रामदीन ने इमली और पुदीने के पानी से भरा गोलगप्पा कटोरी में रखा और साबिर की ओर बढ़ाया। लो बेटा, खाकर देखो, रामदीन ने कहा। साबिर ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तभी एक अनहोनी हो गई। रामदीन का हाथ अचानक जोर से कांपा, संतुलन बिगड़ गया और पानी से लबालब भरी हुई कटोरी साबिर के हाथ से टकराकर सीधा उसकी शर्ट और पैंट पर गिर गई। छपाक! खट्टा मीठा और मसालेदार हरा पानी साबिर की पूरी शर्ट पर फैल गया। उसके कपड़े, जो पहले से ही पुराने और साधारण थे, अब पूरी तरह से गीले और दागदार हो गए थे। आलू का मसाला उसके जूतों पर गिर गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रामदीन का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसकी आंखों में मौत जैसा खौफ उतर आया। उसने अक्सर देखा था कि जब रईस ज़ादों या बाबू लोगों के कपड़ों पर थोड़ी सी धूल भी लग जाती है तो वे कैसे गरीबों पर चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं और कभी कभी तो हाथ भी उठा देते हैं। रामदीन का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। वह तुरंत ठेले के पीछे से बाहर आया और साबिर के पैरों में लगभग गिरते हुए गिड़गिड़ाने लगा। साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई साहब। मेरे हाथ कांपते हैं बाबूजी, जानबूझकर नहीं किया। उसकी आवाज रूह कपां देने वाली थी। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर रोने लगा। मैं गरीब आदमी हूं साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं आपके कपड़े धुलवाने के। मुझे मत मारना साहब, मुझे माफ कर दो। साबिर हैरान रह गया। उसने अपने गंदे कपड़ों की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ उस बुजुर्ग आदमी पर थी जो अपनी उम्र और तजुर्बे के बावजूद एक जवान लड़के के सामने सिर्फ इसलिए भीख मांग रहा था
क्योंकि वह गरीब था। साबिर के सीने में एक टीस उठी। क्या अमीरों ने गरीबों के मन में इतना खौफ भर दिया है? साबिर तुरंत नीचे झुका। उसने रामदीन के दोनों कंधों को थाम लिया और उसे ऊपर उठाया। अरे अरे बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? साबिर की आवाज में गजब की विनम्रता थी। आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? आप तो मेरे पिता की उम्र के हैं। रामदीन, जो अभी भी डर से कांप रहा था, ने अपनी गीली आंखों से साबिर को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई गालियां देने के बजाय उसे पिता कह रहा है। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा नुकसान। साबिर ने हंसते हुए अपनी शर्ट झाड़ी। अरे बाबा, ये कपड़े क्या हैं? ये तो बाजार में फिर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी इज्जत कम हो गई तो वो कहां से लाऊंगा? कपड़े ही तो गंदे हुए हैं, इंसानियत थोड़े ही मैली हुई है। साबिर ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और खुद रामदीन के आंसुओं को पोंछा। शर्मिंदा मत कीजिए, गलती तो किसी से भी हो सकती है। और वैसे भी साबिर ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक किया। लगता है आपके गोलगप्पे इतने रसीले थे कि वो मेरे पेट में जाने से पहले ही गले मिलना चाहते थे। रामदीन की आंखों से अब डर के बजाय कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से साबिर के सिर पर हाथ रखा। ऐसा स्पर्श साबिर ने सालों से महसूस नहीं किया था, बिल्कुल उसके पिता जैसा। जुग जुग जियो बेटा, रामदीन का गला भर आया। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। तुम्हारे माँ बाप धन्य हैं जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। आज के जमाने में तो लोग अपनी गाड़ी पर खरोंच लगने पर भी हमारा खून पी जाते हैं, और तुम देवता हो बेटा। दुआ है कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले, तुम्हें बहुत अच्छी बीवी मिले जो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दे। अच्छी बीवी का शब्द सुनकर साबिर के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, बाबा, मैं उसी बीवी को परखने तो जा रहा हूँ। आपकी दुआ की मुझे बहुत जरूरत है। साबिर ने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और जबरदस्ती रामदीन की मुट्ठी में थमा दिया। नहीं नहीं बेटा, मैंने तो गोलगप्पे खिलाए भी नहीं। रामदीन ने मना किया। ये गोलगप्पे के लिए नहीं है बाबा, ये उस आशीर्वाद के लिए है जो आपने मुझे दिया। वो अनमोल था, साबिर ने कहा और वहां से मुड़ गया। अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। शर्ट पर बड़े बड़े हरे और पीले धब्बे थे। वह गीला था और कपड़ों से गोलगप्पे के पानी की गंध आ रही थी। वह सड़क पर आगे बढ़ा। बाजार में भीड़ थी। जो लोग उसके पास से गुजर रहे थे वे उसे हिकारत से देख रहे थे। एक सूट बूट पहने आदमी ने नाक पर रुमाल रखते हुए कहा, छी, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये लोग, नहाते भी हैं या नहीं। एक महिला अपनी बच्ची को खींचते हुए दूर ले गई। बेटा दूर रहो, गंदे अंकल हैं। साबिर ने यह सब सुना। हर ताना, हर नफरत भरी निगाह उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह जा रही थी। उसे आज एहसास हो रहा था कि बिना ब्रांडेड कपड़ों के इंसान का वजूद इस समाज में क्या है। दुबई में जो लोग उसके सामने झुककर सलाम करते थे वो उसकी नहीं, उसके अरमानी सूट की इज्जत करते थे। आज वो साबिर रायजादा नहीं, सिर्फ एक गंदा मवाली लग रहा था। लेकिन साबिर रुका नहीं। उसका सिर गर्व से ऊंचा था। वह जानता था कि उसका किरदार साफ है, कपड़े चाहे कितने भी गंदे हों। चलते चलते आखिरकार वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सामने एक विशाल कांच की बिल्डिंग खड़ी थी। गेट पर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, रायजादा फिनकॉर्प। यह उसकी कंपनी थी, उसकी सल्तनत। उसने एक पल रुककर उस गगनचुंबी इमारत को देखा। 5 साल पहले जब वह यहां से गया था तब उसने कसम खाई थी कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएगा। आज कंपनी तो बड़ी बन गई थी, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था यह देखना बाकी था। वह मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। उसकी वर्दी की शर्ट के बटन पेट की वजह से तन गए थे और उसकी टोपी पेट पर रखी थी और मुंह खुला हुआ था जिसमें से खर्राटे की आवाज आ रही थी। मक्खियां उसके चेहरे पर भिन-भिना रही थीं, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। यह वही गार्ड था, रामफल, जिसे कंपनी की सुरक्षा के लिए रखा गया था, लेकिन वह खुद नींद के आगोश में था। साबिर ने एक पल के लिए सोचा, तो ये हाल है मेरी सुरक्षा व्यवस्था का। वह धीरे से गेट के छोटे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने लोहे के गेट को धक्का दिया, उसमें से एक चरमराती हुई आवाज आई। उस आवाज ने रामफल की नींद तोड़ दी। वह हड़बड़ाकर उठा, टोपी नीचे गिर गई। उसने अपनी लाल और नींद भरी आंखों को मला और सामने एक गंदे, मैले कुचैले आदमी को अंदर घुसते देखा। उसकी नींद का नशा तुरंत गुस्से में बदल गया। अबे ओए, ओए आशिक मिजाज! रामफल अपनी कुर्सी से उछलकर डंडा पकड़ते हुए चिल्लाया। किधर मुंह उठा के चला आ रहा है बे? ब्रेक नहीं है क्या तेरे पैरों में? साबिर रुक गया। उसने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया। नमस्ते साहब, मैं। रामफल ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह भारी कदमों से अपना पेट हिलाते हुए साबिर के करीब आया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। उसकी नाक सिकुड़ गई। छी, क्या बदबू मार रहा है बे तू? रामफल ने अपनी लाठी साबिर के सीने पर टिका दी और उसे पीछे धकेला। यहाँ क्या भंडारा चल रहा है जो तू दौड़ा चला आया, या ये कोई धर्मशाला है?
देख नहीं रहा, ये रायजादा साहब की कंपनी है, यहाँ अच्छे अच्छे रईसों की एंट्री चेक होकर होती है, और तू तो साला नाले से निकला हुआ मेंढक लग रहा है। साबिर ने अपने गुस्से को पिया। अगर वह चाहता तो एक फोन घुमाकर रामफल की वर्दी उतरवा सकता था, लेकिन आज उसे परीक्षा लेनी थी। साबिर ने हाथ जोड़े और अपनी आवाज को और भी दबी हुई बना लिया। साहब, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है, मुस्कान मैडम ने बुलाया है। मुस्कान मैडम? रामफल ने जोर से ठहाका लगाया। उसकी हंसी में इतना अपमान था कि कोई भी स्वाभिमानी इंसान बर्दाश्त न कर सके। अरे ओ मजनू, शक्ल देखी है अपनी आईने में? 70 वाली अंगूरी की फ्रूटी चढ़ाकर आया है क्या? मुस्कान मैडम, जो इस कंपनी की मैनेजर हैं, वो तुझ जैसे फटीचर को बुलाएंगी। रामफल ने उसकी गंदी शर्ट को अपनी लाठी की नोक से उठाया और घृणा से छोड़ दिया। अबे, उनके सैंडल की कीमत तेरी पूरी खानदान की कमाई से ज्यादा होगी। चल निकल यहां से, मेरा टाइम मत खराब कर। अभी साहब लोग आने वाले होंगे, यहां भीड़ मत लगा। साबिर अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा सस्ता सा दिखने वाला आईडी कार्ड निकाला। यह वही कार्ड था जो उसने रहमान से बनवाया था, एक दिहाड़ी मजदूर का कार्ड। साहब, ये देखिए। साबिर ने कार्ड आगे बढ़ाया। मेरा नाम साबिर है, मैं यहाँ सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए आया हूँ। मैडम ने कहा था कि आज से ज्वाइन करना है। रामफल ने कार्ड को ऐसे देखा जैसे वह कोई बम हो। उसने झपट्टा मारकर साबिर के हाथ से कार्ड छीना। सफाई वाला? रामफल ने कार्ड पर बनी धुंधली फोटो और फिर साबिर के चेहरे को मिलाया। शक्ल से तो चोर उचक्का लगता है, पर काम जमादार का करने आया है। ठीक है, सफाई वालों की औकात यही होती है। रामफल ने कार्ड को साबिर के हाथ में वापस देने के बजाय उसे जमीन पर धूल में फेंक दिया। उठा ले, रामफल ने हुक्म चलाया। और सुन, अंदर जाकर किसी बड़ी कुर्सी पर बैठने की सोचना भी मत, मीटिंग रूम की तरफ फटकना भी मत, सीधे पीछे वाले रास्ते से बाथरूम साफ करने जाना, समझा? साबिर ने जमीन पर पड़े अपने नाम के कार्ड को देखा। उसका नाम, जो बिजनेस जगत में सम्मान का प्रतीक था, आज धूल में पड़ा था। उसने चुपचाप झुककर कार्ड उठाया और धूल झाड़ी। जी साहब, समझ गया, साबिर ने कहा। चल भाग अब। रामफल ने गेट खोला और फिर अपनी कुर्सी पर जाकर धम्म से बैठ गया, मानो उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। साले अछूत कहीं के, नींद हराम कर दी। साबिर ने गेट पार किया। जैसे ही वह बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ, माहौल एकदम बदल गया। बाहर की चिलचिलाती गर्मी और शोरगुल की जगह अंदर सेंट्रलाइज्ड एसी की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें चेहरा देखा जा सकता था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स लगी थीं। यह सब साबिर की ही पसंद थी, लेकिन आज उसे यह सजावट खोखली लग रही थी। उसने रिसेप्शन एरिया की तरफ देखा। वहां का नजारा देखकर साबिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑफिस का समय शुरू हो चुका था, लेकिन काम करने की जगह वहां एक पिकनिक जैसा माहौल था। डेस्क खाली पड़े थे। कंप्यूटर स्क्रीन्स पर काम की फाइलों के बजाय सोशल मीडिया और गेम्स खुले थे। रिसेप्शन के पास 8 से 10 कर्मचारियों का झुंड गोल घेरा बनाकर बैठा था। वे जोर जोर से हंस रहे थे, चाय की चुस्कियां ले रहे थे और गप्पे लड़ा रहे थे। अरे सुना तुमने, शर्मा जी की लड़की भाग गई, एक ने कहा, और सब ठहाके मारकर हंस पड़े। छोड़ो यार, ये बताओ आज लंच में क्या है? दूसरे ने पूछा। किसी को कंपनी के काम, क्लाइंट्स या टारगेट्स की कोई फिक्र नहीं थी। साबिर को याद आया कि दुबई में बैठकर उसे जो रिपोर्ट्स मिलती थीं, उनमें लिखा होता था, स्टाफ पूरी लगन से काम कर रहा है। ये लगन यहां साफ दिख रही थी। साबिर धीरे धीरे चलते हुए उस झुंड के पास पहुंचा। उसके जूतों की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंजी। जैसे ही वह करीब आया, उसके कपड़ों से आती गोलगप्पे के पानी की खट्टी गंध वहां की महंगी परफ्यूम वाली हवा में घुल गई। हंसी मजाक अचानक रुक गया। सन्नाटा छा गया। एक एक करके सभी कर्मचारियों ने अपनी नाक सिकोड़ी। उन्होंने मुड़कर देखा तो सामने एक गंदे कपड़ों वाला आदमी खड़ा था, जिसके शर्ट पर बड़े बड़े धब्बे थे और बाल बिखरे हुए थे। उफ, ये क्या बदबू है? एक महिला कर्मचारी ने अपनी नाक पर फाइल रखते हुए कहा। अरे, ये भिखारी अंदर कैसे आ गया? दूसरे ने हिकारत से कहा। वे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई एलियन आ गया हो। वे सड़ा हुआ सा मुंह बनाकर आपस में फुसफुसाने लगे। गार्ड कहाँ मर गया? किसी को भी अंदर आने देता है? यार, मेरा तो मूड खराब हो गया इसकी शक्ल देखकर। तभी उस झुंड के बीच में से एक आदमी उठा। वह सबसे अलग दिख रहा था। उसने बेहद टाइट फिटिंग वाली शर्ट पहनी थी और बालों में ढेर सारा जेल लगाया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था, मानो यह कंपनी उसी की हो। यह दानिश था, कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट और मुस्कान का प्रेमी। उसे पता था कि मुस्कान के साथ उसके रिश्ते की वजह से उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह खुद को इस जगह का असली मालिक समझता था। दानिश अपनी कुर्सी से स्टाइल में उठा। उसने अपनी महंगी घड़ी की तरफ देखा और फिर साबिर की तरफ। उसकी आंखों में आग थी।
उसे अपनी रॉयल महफिल में इस कचरे का आना अपनी तौहीन लगा। दानिश धीरे धीरे एक शिकारी की तरह साबिर की तरफ बढ़ा। बाकी कर्मचारी भी मजा लेने के लिए सीधे होकर बैठ गए। उन्हें पता था कि अब ड्रामा होने वाला है। दानिश साबिर के ठीक सामने आकर रुक गया। उसने साबिर को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया, फिर एक गंदी हंसी हंसी। क्यों बे, रास्ता भूल गया है या भीख मांगने की नई जगह ढूंढ रहा है? दानिश ने कड़क आवाज में पूछा। तुझे पता भी है तू कहां खड़ा है? ये रायजादा फिनकॉर्प है। यहां तेरी औकात के लोग गेट के बाहर भी खड़े नहीं हो सकते साहब। साबिर ने अपनी बात रखनी चाहिए। चुप, दानिश दहाड़ा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच में मत बोल। साले फटीचर, तू अंदर घुसा कैसे? गार्ड सो रहा था क्या? या तूने उसे भी अपनी गरीबी की कहानी सुनाकर रोना शुरू कर दिया? दानिश ने साबिर के पास आकर उसकी शर्ट के गंदे हिस्से को उंगली से छूने का नाटक किया और फिर झटक दिया। देख रहे हो दोस्तों, दानिश ने पीछे मुड़कर अपने चमच्चों से कहा, ये लोन कंपनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोन लेने आया है। ये शायद हमारे डस्टबिन का खाना चेक करने आया है। पूरा स्टाफ ठहाके मारकर हंस पड़ा। उनकी हंसी किसी खंजर की तरह साबिर के दिल में चुभ रही थी। किस चीज पर लोन लेगा तू? दानिश फिर साबिर की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज में जहर था। इन सड़े हुए कपड़ों पर या उस कटोरे पर जो तूने बाहर छुपा रखा होगा? बता मुझे, किसने दिए ये कपड़े तुझे भीख में? कहीं कूड़े से तो नहीं उठाए? साबिर ने मुट्ठी भींच ली, लेकिन चेहरा शांत रखा। उसने तय किया था कि वह अब भी अपनी पहचान नहीं बताएगा। साहब, मैं काम के लिए आया हूं। मुझे मुस्कान मैडम ने। फिर वही बात। दानिश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुस्कान का नाम अपनी गंदी जुबान से मत ले। तेरा मुंह देखकर ही मेरा पूरा दिन खराब हो गया है। सुबह सुबह अछूतों का शक्ल देख लो तो दिन भर पनौती लग जाती है। साबिर ने बहुत ही नरमी से कहा, साहब, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि इंसान के कपड़े। साबिर अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि दानिश के सब्र का बांध टूट गया। चटाक! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। यह आवाज ऐसी कि सनसनाहट को चीरती हुई हर कर्मचारी के कानों तक पहुंची। दानिश ने पूरी ताकत से साबिर के गाल पर तमाचा जड़ा था। साबिर का चेहरा एक तरफ घूम गया। गाल पर जलन महसूस हुई, लेकिन उससे ज्यादा जलन उसे अपने दिल में महसूस हो रही थी। यह थप्पड़ साबिर रायजादा के गाल पर नहीं, बल्कि उसके भरोसे और उन मूल्यों पर पड़ा था जिन पर उसके पिता ने यह कंपनी खड़ी की थी। कुछ पल के लिए वहां एकदम चुप्पी छा गई, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने साबिर की रूह को छलनी कर दिया। कंपनी के सभी वर्कर जो यह तमाशा देख रहे थे, वे डरने या अफसोस करने के बजाय ठहाके लगाकर हंसने लगे। अरे वाह, क्या शॉट मारा है सर! एक कर्मचारी ने ताली बजाते हुए कहा। मजा आ गया। भिखारी को पता चल गया कि बॉस कौन है, दूसरा हंसते हुए बोला। बेचारा आज गलत हाथों में आ गया। दानिश सर तो धो डालते हैं, एक लड़की ने खिलखिलाते हुए कहा। साबिर ने अपना गाल सहलाया और धीरे से अपना चेहरा सीधा किया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी आग थी। उसने दानिश की तरफ देखा, जो अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था और अपनी हथेलियों को झाड़ रहा था, जैसे किसी गंदगी को छू लिया हो। क्यों बे, आ गया स्वाद? दानिश ने हंसते हुए कहा। अब और लेक्चर देगा या चुपचाप दफा होगा यहां से? मैं इन जैसों को अच्छे से जानता हूं। बातों के भूत नहीं हैं ये, लातों के भूत हैं। तभी पीछे के केबिन का दरवाजा खुला। कांच के दरवाजे से बाहर आते ही एक तेज परफ्यूम की खुशबू हवा में फैल गई। सैंडल की टक टक आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। यह मुस्कान थी, साबिर की मंगेतर। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक कठोरता थी। उसने एक महंगा डिजाइनर सूट पहना था और हाथों में डायमंड के कंगन चमक रहे थे। वही कंगन जो साबिर के पिता ने उसे सगाई पर भेजे थे। क्या चल रहा है? मुस्कान ने अपनी तीखी आवाज में पूछा। इतना शोर क्यों मचा रखा है? काम नहीं करना क्या किसी को? दानिश का रवैया तुरंत बदल गया। वह मुस्कान की तरफ मुड़ा और एक प्यारी सी लेकिन बनावटी हंसी के साथ बोला, कुछ नहीं यार मुस्कान, पता नहीं कहां से ये भिखारी अंदर घुस आया। गार्ड शायद बाहर पड़ा सो रहा होगा। ये यहां अंदर आकर बदतमीजी कर रहा था, बस उसी को सबक सिखा रहा था। मुस्कान की नजरों ने कमरे का जायजा लिया और फिर साबिर पर आकर रुक गई। साबिर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी नाक सिकोड़ी, जैसे किसी सड़े हुए जानवर के पास खड़ी हो। ओ गॉड! मुस्कान ने अपने मुंह पर हाथ रखा। ये कैसी गंदी स्मेल है! छी, ये आदमी अंदर आया कैसे? उसने साबिर की आंखों में देखा, लेकिन वहां उसे अपना मंगेतर नहीं, सिर्फ एक गंदा मजदूर दिखाई दिया। क्यों बे? मुस्कान चिल्लाई। क्या दिक्कत है तेरी? तुझे पता भी है तू कहां खड़ा है? अपनी हालत देख जरा, शीशे में शक्ल देखी है? यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और तू यहाँ अपनी गंध फैलाने आ गया। साबिर को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। ये वही लड़की थी
जिससे वह शादी करके अपनी जिंदगी बिताने वाला था। मैडम, मैं यहां नौकरी के लिए, साबिर ने धीमी आवाज में कहने की कोशिश की। शट अप! मुस्कान ने चीख कर उसे चुप करा दिया। नौकरी? मेरी कंपनी में? तुझ जैसे 2 कौड़ी के इंसान को मैं अपने घर का टॉयलेट साफ करने भी न रखूं? तुझे क्या लगा यहां खैरात बंट रही है? मुस्कान ने दानिश की तरफ देखा और बोली, दानिश, तुमने इसे सिर्फ एक थप्पड़ मारा? अगर मैं होती तो इसकी खाल उधड़वा देती। इन गरीबों की यही समस्या है, इन्हें उंगली पकड़ाओ तो ये सिर पर चढ़ जाते हैं। फिर मुस्कान ने दानिश की बांह पकड़ ली और लाड से बोली, डार्लिंग, तुम क्यों अपने हाथ गंदे करते हो? गार्ड किस लिए है? फिर वह जोर से चिल्लाई, रामफल, कहां मर गए तुम? रामफल! उसकी आवाज सुनकर बाहर बैठा रामफल हड़बड़ा गया। उसे पता था कि मैडम का गुस्सा कितना खराब है। वह अपनी टोपी संभालता हुआ दौड़ता हुआ अंदर आया। उसका पेट हिल रहा था और सांस फूल रही थी। जी 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 मैम! रामफल हकलाते हुए आया और सलाम ठोका। सुबह सुबह पी ली है क्या रामफल? मुस्कान ने उसे डांटा। ये कचरा अंदर कैसे आया? तुम गेट पर क्या मुजरा देख रहे थे? तुम्हारी तनख्वाह काटूं क्या इस महीने की? रामफल के पसीने छूट गए। उसने डरते हुए साबिर की तरफ देखा और सारा गुस्सा उस पर उतारने का फैसला किया। नहीं मैडम जी, माफ कर दो। ये साला दीवार फांद कर आया होगा। मैंने तो इसे भगा दिया था। रामफल ने झूठ बोला। बहाने मत बनाओ, मुस्कान ने साबिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जैसे किसी कूड़े के ढेर की तरफ इशारा कर रही हो। इसे अभी के अभी बाहर फेंको। और सुनो, आराम से नहीं, घसीट कर ले जाओ इसे। इस अछूत को पता चलना चाहिए कि रायजादा कंपनी के अंदर घुसने का अंजाम क्या होता है। रामफल को हुक्म मिल गया। वह शेर बन गया। उसने आगे बढ़कर साबिर का कॉलर पकड़ लिया। चल बे, बहुत शौक है ना ऐसी की हवा खाने का, अब तुझे हवालात की हवा खिलाता हूं। रामफल ने साबिर को धक्का दिया। साबिर ने खुद को संभाला। अब बहुत हो चुका था। उसका इम्तिहान अब अपने अंतिम चरण पर था। उसने रामफल का हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में अब वह लाचारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तेज था जिसे देखकर रामफल एक कदम पीछे हट गया। साबिर ने सीधे मुस्कान की आंखों में देखा और भारी आवाज में बोला, घसीट कर तो ये ले जाएगा मैडम, लेकिन मुझे नहीं, तुम्हें और तुम्हारे इस दानिश को। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक फटेहाल मजदूर ने मैनेजर को धमकी दी है। मुस्कान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका अहंकार बुरी तरह आहत हुआ था। क्या तेरी इतनी हिम्मत? मुस्कान आगे बढ़ी और अपनी उंगली साबिर के चेहरे के पास नचाने लगी। तू सड़क का कुत्ता, मुझे धमकी देगा? तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूं और कुछ ही दिनों में इसकी मालकिन भी बन जाऊंगी, समझ रहा है? उसने दानिश का हाथ पकड़ा और घमंड से बोली, और ये दानिश, ये मेरा होने वाला पार्टनर है। और तू क्या उखाड़ लेगा? तेरी औकात ही क्या है? 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगने वाले, तू हमें औकात सिखाएगा? साबिर ने एक गहरी सांस ली। मुस्कान के मुंह से मालकिन बन जाऊंगी सुनकर उसकी सारी शंकाएं यकीन में बदल गईं। यह औरत उससे नहीं, उसकी दौलत से प्यार करती थी। औकात, साबिर ने धीरे से दोहराया। औकात तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा मुस्कान, कि असल में मेरी कितनी है और तुम्हारी कितनी। मुस्कान और दानिश दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अरे देखो देखो, पागल हो गया है बेचारा। दानिश ने पेट पकड़कर हंसते हुए कहा, लगता है मेरे थप्पड़ से इसका दिमाग हिल गया है। अब ये हमें अपनी जायदाद दिखाएगा। कहां है तेरी जायदाद? वो गोलगप्पे का ठेला? स्टाफ के लोग भी फिर से हंसने लगे। बड़ी बड़ी फेंक रहा है फटीचर। साबिर ने उनकी हंसी को अनसुना कर दिया। उसने बहुत इत्मीनान से अपनी जेब में हाथ डाला। रामफल उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। ओए, क्या निकाल रहा है? चाकू वाकू है क्या? लेकिन साबिर ने चाकू नहीं निकाला। उसने अपना फोन निकाला। यह कोई साधारण फोन नहीं था। यह एक सैटेलाइट फोन था जो उसने इमरजेंसी के लिए रखा था, लेकिन उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, जिसे उसने जानबूझकर नहीं बदला था ताकि वह पुराना लगे। साबिर ने एक नंबर डायल किया। उसकी नजरों ने मुस्कान के चेहरे को छोड़ा नहीं। उसने फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ घंटी बजी और तुरंत फोन उठ गया। हेलो डैड, साबिर ने शांत लेकिन बेहद कड़क आवाज में कहा। यह कैसे एम्प्लॉय रखे हैं तुमने, जिन्हें इतना ही नहीं पता कि कस्टमर तो छोड़ो, एक इंसान के साथ कैसे बात करनी है? सबकी हंसी रुक गई। डैड शब्द सुनकर मुस्कान के माथे पर एक शिकन आई, लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई गरीब अपने बाप से शिकायत कर रहा होगा। साबिर ने आगे कहा, डैड, मुझे लगता है कि आपने जिसे मेरी बीवी चुना है वो एक बहुत बड़ी गलती है। ये लड़की मेरी कंपनी चलाने लायक तो क्या, मेरी नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। यह सुनते ही मुस्कान का दिल एक पल के लिए रुक गया। मेरी कंपनी, मेरी बीवी? वह घबराई हुई नजरों से साबिर को देखने लगी। क्या ये वो है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो गंदा भिखारी है। साबिर ने फोन अपने कान से हटाया और मुस्कान की तरफ बढ़ाया। लो, साबिर ने आदेश दिया, बात करो और देख लो मेरी औकात। मुस्कान के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। माहौल में एक अजीब सा डर फैल गया था।
दानिश भी अब चुप था। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मुस्कान ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा। हेलो, उसने डरते डरते कहा। सामने लाइन पर एक रौबदार और जानी पहचानी आवाज गूंजी, जिसे मुस्कान ने कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुना था। यह रायजादा ग्रुप के चेयरमैन साबिर के पिता की आवाज थी। हेलो मुस्कान, पिता की आवाज में गुस्सा साफ था। मेरे बेटे साबिर ने जो कहा, क्या वो सच है? मुस्कान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके हाथ से फोन छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे खून की एक भी बूंद न बची हो। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। जिस भिखारी को उसने अभी अछूत कहा था, जिसे दानिश ने थप्पड़ मारा था, जिसे उसने धक्के मारकर बाहर निकालने का हुक्म दिया था, वह कोई और नहीं बल्कि उसका होने वाला पति और इस सल्तनत का मालिक साबिर रायजादा जास था। मुस्कान का फोन जमीन पर गिरकर बिखर गया, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त उसका घमंड बिखर चुका था। पूरा ऑफिस, जो कुछ पलों पहले ठहाकों से गूंज रहा था, अब शमशान जैसी खामोशी में डूब गया था। वहां मौजूद हर शख्स की सांसें अटकी हुई थीं। सबकी नजरें मुस्कान के चेहरे पर थीं, जो डर के मारे पीला पड़ गया था। वह पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। दानिश, जिसे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने मुस्कान के कंधे को हिलाया। क्या हुआ बेबी? कौन था फोन पर? तुम इतनी डर क्यों गई? दानिश ने लापरवाही से पूछा। अरे, किसी ने गलत नंबर मिला दिया होगा। तुम इस भिखारी की बातों में क्यों आ रही हो? दानिश की आवाज ने जैसे मुस्कान को नींद से जगाया। उसे होश आया कि उसने क्या कर दिया है। उसने अपने सामने खड़े उस गंदे कपड़ों वाले शख्स को देखा। अब उसे उन कपड़ों के पीछे खड़ा दुबई का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन साबिर रायजादा दिखाई दे रहा था। अगले ही पल मुस्कान का मैनेजर वाला रौब, उसका एटीट्यूड, सब हवा हो गया। उसके घुटने मुड़ गए और वह धड़ाम से साबिर के पैरों में गिर पड़ी। यह नजारा देखकर ऑफिस के कर्मचारी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मुस्कान का गला रुंध गया था। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह साबिर के उन जूतों को पकड़कर रोने लगी जिन पर थोड़ी देर पहले उसने थूकने जैसा व्यवहार किया था। साबिर, मुझे माफ कर दो साबिर, प्लीज। वह चीख चीख कर रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो। कसम से मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैं खुद एयरपोर्ट आती। मैं तुम्हारे लिए फूलों की माला लाती। साबिर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साबिर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न दया। वह बस अपनी मंगेतर को अपने पैरों में गिड़गिड़ाते हुए देख रहा था। दानिश की आंखें फटी की फटी रह गईं। साबिर, दानिश के मुंह से मुश्किल से आवाज निकली। उसका दिमाग चकरा गया। ये साबिर रायजादा है। दानिश को अचानक वो थप्पड़ याद आया जो उसने साबिर को मारा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी मौत को दावत दे दी है। उसका हलक सूख गया और पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकने लगीं। वह लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। मुस्कान लगातार रो रही थी। साबिर, देखो, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूं। हम शादी करने वाले हैं। प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो। एक मौका दे दो। मैं सुधर जाऊंगी। मैं इस गार्ड को अभी नौकरी से निकाल दूंगी। इसने मुझे गुमराह किया था। साबिर ने एक झटके से अपना पैर पीछे खींच लिया, जिससे मुस्कान का संतुलन बिगड़ गया और वह फर्श पर गिर गई। दूर रहो मुझसे! साबिर की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। उसने घृणा से मुस्कान की तरफ देखा। तुम मेरी पत्नी बनोगी? तुम? साबिर हंसा, एक बहुत ही कड़वी हंसी। अरे मुस्कान, तुम तो मेरी कंपनी की रद्दी टोकरी के भी लायक नहीं हो। तुम कह रही हो कि तुम्हें पता नहीं था कि मैं साबिर हूं। मतलब अगर मैं साबिर न होकर सच में कोई गरीब होता तो तुम्हारा यह बर्ताव जायज था? क्या गरीब इंसान नहीं होता? क्या उसका स्वाभिमान नहीं होता? साबिर नीचे झुका और मुस्कान की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाने आया था। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी, हर दौलत, हर ऐशो आराम देने आया था। मैं तो तुम्हें शाही बिरयानी खिलाने वाला था मुस्कान। लेकिन अफसोस, तुमने तो इस दानिश जैसे फीके और बासी चावलों पर ही अपना रोजा खोल दिया। यह बात सुनकर दानिश का सिर शर्म और डर से झुक गया। साबिर की बात ने उसे सबके सामने जलील कर दिया था। इतनी नीच सोच वाली औरत मेरी हम सब पर नहीं हो सकती। साबिर ने फैसला सुना दिया। आज इसी वक्त मैं यह रिश्ता तोड़ता हूं। और सुनो, अपने माँ बाप से कह देना कि रायजादा खानदान से पंगा लेने की कोशिश न करें, वरना पूरा खानदान सड़क पर आ जाएगा। मुस्कान अब पागलों की तरह रो रही थी। उसका सपना, उसकी दौलत, उसका भविष्य, सब कुछ उसकी आंखों के सामने राख हो रहा था। नहीं साबिर, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। साबिर ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और दानिश की तरफ बढ़ा। दानिश की हालत खराब थी। वह थर थर कांप रहा था। साबिर उसके करीब गया। दानिश की नजरें नहीं उठ पा रही थीं। सर, दानिश हकलाया, मुझसे गलती। चुप! साबिर चिल्लाया।
एक लफ्ज भी मत बोलना, तेरी आवाज सुनकर मेरे कान पक गए हैं। साबिर ने अपने गाल पर हाथ फेरा जहां दानिश ने थप्पड़ मारा था। ये थप्पड़ मैं तुझे वापस नहीं मारूंगा क्योंकि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज तुझे पूरी जिंदगी सुनाई देगी। तुझे क्या लगा था तू कंपनी का मालिक है? तू तो एक दीमक है जो मेरी कंपनी को अंदर से खा रहा था। साबिर ने घूमकर गार्ड रामफल को देखा। रामफल कोने में दुबका खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रामफल, साबिर ने पुकारा। जी मालिक। रामफल दौड़कर आया और साबिर के पैरों में लेट गया। मालिक, गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया, मैं अंधा हूं मालिक। साबिर ने उसे पैर से धक्का नहीं दिया बल्कि उसे खड़े होने का इशारा किया। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा रामफल, तेरा हिसाब बाकी है, साबिर ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन अभी तेरे पास अपनी वर्दी बचाने का एक आखिरी मौका है। जी हुकुम मालिक, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, जान दे दूंगा। रामफल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साबिर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। इन दोनों को, मुस्कान और दानिश को, अभी इसी वक्त मेरी कंपनी से बाहर फेंको, और ठीक वैसे ही फेंकना जैसे तुम मुझे फेंकने वाले थे, घसीटते हुए, धक्के मारकर। और अगर तूने जरा सी भी नरमी बरती तो अगला नंबर तेरा होगा। रामफल को जैसे नई जिंदगी मिल गई। उसे अपनी नौकरी बचानी थी। वह तुरंत दानिश की तरफ लपका। चलो बाहर निकलो। रामफल ने दानिश का कॉलर पकड़ा और उसे जोर से झटका दिया। दानिश, जो अभी तक वीपी था, एक झटके में मुजरिम बन गया। फिर रामफल ने मुस्कान की बांह पकड़ी। छोड़ो मुझे, तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकते हो? मुस्कान चिल्लाई। चुप कर मैडम, रामफल ने उसे खींचते हुए कहा। मालिक का हुक्म है, अब तुम मैडम नहीं हो, चलो बाहर। पूरा स्टाफ यह नजारा देख रहा था। रामफल ने मुस्कान और दानिश को घसीटते हुए मुख्य द्वार तक ले गया। वे दोनों चीखते रहे, माफी मांगते रहे, लेकिन रामफल ने उन्हें ले जाकर सड़क पर धकेल दिया और जोर से लोहे का गेट बंद कर दिया। धड़ाम! गेट बंद होने की आवाज के साथ ही ऑफिस में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार यह सन्नाटा डर का नहीं बल्कि सम्मान का था। साबिर अब ऑफिस के बीचों बीच खड़ा था। उसके कपड़े गंदे थे, लेकिन उसका कद वहां मौजूद हर इंसान से बड़ा लग रहा था। उसने चारों तरफ देखा। सभी कर्मचारी सिर झुकाए खड़े थे। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वे उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे।